हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और उसके अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस की ही मोर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन हमारा वही रहेगा। क्या रहेगा क्वेश्चन? फाइंड डायमेंशन। ओके, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट को हम एस लेटर से डिनोट करने वाले हैं। तो अभी आपको ध्यान देना है, 10th स्टैंडर्ड में आपको एक हीट चैप्टर था, उसके अंदर आपको Q इक्वल टू फॉर्मूला था m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला सभी बच्चों ने देखा है। वही फॉर्मूला अभी आपको कुछ बुक्स में ऐसा दिया है m इंटू यस इंटू डेल्टा थीटा। तो कोई चेंजेस नहीं है। m मतलब यहाँ पे मास है। 10th में आपको C इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कहा था, अभी हम S इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कहने वाले हैं। और डेल्टा थीटा आपका जो है, सॉरी डेल्टा T का चेंजेस क्या हो गया? डेल्टा थीटा। इसको हम क्या कहने वाले हैं? चेंज इन टेम्परेचर। तो हम फॉलो करेंगे इस फॉर्मूले को, इसको भी कर सकते हैं, नो वरी। m इंटू एस इंटू डेल थीटा। सो यहाँ से मुझे S का डायमेंशन चाहिए स्पेसिफिक हीट का। सो S इक्वल टू आएगा Q अपॉन m डिवाइड में आ गया, और ये डेल थीटा भी इसको कैसा आ गया? डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो अभी आपको Q मतलब क्या पता होना चाहिए। 10th में आपको हुआ है। Q मतलब हीट एनर्जी, मतलब एक एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन आपको आता है, तो हीट का डायमेंशन भी आपको आएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हीट एनर्जी का डायमेंशन निकालना है तो हम एनर्जी के डायमेंशन से उसका डायमेंशन निकालने वाले हैं। सो एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या एज इट इज? m एज इट इज, डेल थीटा इज आल्सो एज इट इज। सो मैंने आपको एक बात कही थी, फोर्स का डायमेंशन सब बच्चे लर्न करने वाले हैं। तो क्या होता है फोर्स का डायमेंशन? सभी बच्चों को मैंने कहा था 1 1 -2। ठीक है, अभी s मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। मीटर मतलब किसको डायमेंशन आएगा? लेंथ को डायमेंशन आएगा। फिर m मतलब यहाँ पे मास होता है, मास का यूनिट kg। kg मतलब किसको डायमेंशन आएगा? m को डायमेंशन आएगा। और डेल थीटा मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। मतलब किसको डायमेंशन आएगा? k को डायमेंशन आएगा। कितना? 1। तो यहाँ से s का डायमेंशन आया है, ये 1 1 कैंसिल हो गया, मतलब मास का डायमेंशन 0, L1 L2 T-2 और केल्विन ऊपर जाके -1। तो यस का डायमेंशन हमारे पास आया है 0 2 -2 -1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर स्पेसिफिक हीट। तो आई होप सबको समझ में आ गया है। सेकेंड डायमेंशन हमको सॉल्व करना है, जिसका नाम है गैस कांस्टेंट। सेकेंड डायमेंशन है गैस कांस्टेंट, जिसको हम R से डिनोट करने वाले हैं। तो फिर एक बार मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वांटिटी आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए सारे नए क्वांटिटी है। ये पूरे क्वांटिटी आपको 2 साल में पढ़ना है। फिलहाल डायमेंशन अगर परफेक्ट करना है तो फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है, बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। सो गैस के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, PV इक्वल टू NRT। एक आइडियल गैस जब हम पढ़ेंगे उसमें PV इक्वल टू NRT ऐसा एक इक्वेशन रहेगा। सो P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एक नंबर है तो उसको तो डायमेंशन नहीं आएगा, R मतलब गैस कांस्टेंट, और T वंस अगेंस्ट टेम्परेचर। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। को N को मैंने निकाल दिया क्योंकि N मतलब नंबर है और नंबर को डायमेंशन नहीं है। सो देयरफॉर R का फॉर्मूला बन गया PV अपॉन T। ठीक है, अभी ध्यान देना है सबको। P मतलब क्या है? प्रेशर। अभी प्रेशर का डायमेंशन हमने देखा था, तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम। को हम कैसा कर सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। सभी को पता है वॉल्यूम का हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। और नीचे आपका T फॉर टेम्परेचर है। सो R इक्वल टू एरिया आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा फोर्स इंटू लेंथ और नीचे बचा आपका टेम्परेचर। तो फिर एक बार सभी बच्चे बोलेंगे फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन होता है 1 1 -2। L मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मतलब किसको डायमेंशन आएगा? लेंथ को। और T फॉर यहाँ पे टाइम नहीं है, अभी T फॉर टेम्परेचर है, और टेम्परेचर के लिए किसको डायमेंशन आएगा? केल्विन। सो फाइनल आंसर विल बी M1 L1 L2
T-2 और केल्विन ऊपर जाके केल्विन इनवर्स. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर गैस कांस्टेंट विच इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम KB ऐसा डिनोट करेंगे. अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए. फिर एक बार हमारे पास एक इक्वेशन होती है PV इक्वल टू NKBT. ये भी आपकी गैस की इक्वेशन होती है PV इक्वल टू NKBT. तो अभी ध्यान दो फिर एक बार. P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब आपका गैस कितने मॉलिक्यूल से बना है उस मॉलिक्यूल्स का नंबर. तो नंबर को हम हटा देंगे, क्या बचेगा KBT, क्योंकि नंबर डायमेंशन लेस है. अभी KB का फॉर्मूला कैसे आएगा फिर PV अपॉन T. सो फिर अब मुझे बताओ P फॉर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. वॉल्यूम को वंस अगेन एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं. और T फॉर टेम्परेचर. सो एरिया क्या हो गया आपका कैंसल. क्या बचा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर. सो फोर्स का डायमेंशन सबने लर्न किया 1 1 -2. लेंथ को डायमेंशन आएगा L1 और T फॉर टेम्परेचर है नॉट टाइम, तो ये केल्विन को डायमेंशन आएगा. सो वंस अगेन 1 L2 T-2 K-1. मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोनों का भी डायमेंशन कैसा आया है हमारे पास, सेम आया है. ठीक है ना. 1 2 -2 केल्विन इनवर्स. सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोनों का भी डायमेंशन हमारे पास कैसा आया है, सेम आया है. ठीक है ठीक है. एक छोटी सी गलती हुई है बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. अभी हमने जो डायमेंशन सॉल्व किया PV इक्वल टू NRT, इसके अंदर R का जो डायमेंशन सॉल्व किया हमने PV अपॉन T, तो N को हमने छोड़ा था. एक्चुअली N मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल्स को डायमेंशन आने वाला है. तो एक गलती हमारे से ये हुई, जैसा प्रेशर को हमने फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, टेम्परेचर इंटू मोल्स, एरिया कैंसल. सो R इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर अपॉन मोल. सो फिर ये जो डायमेंशन आया है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर. सो ये डायमेंशन क्या आया हमारा 1 2 T-2 केल्विन -1. तो यहाँ पे मोल मतलब यहाँ पे मोल को भी डायमेंशन आएगा, तो मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1. सो ये एक आपको चीज़ ऐड करनी है. तो इसमें मोल इनवर्स ये इसमें क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है. तो उसके लिए फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ, ये सबने लिखा होगा. अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट डायमेंशन लैटेंट हीट. ये भी आपने 10th में सुना है, लैटेंट हीट का डायमेंशन हम सॉल्व करने वाले हैं. तो देखिए कैसा करना है. 10th में आपने हीट का फिर एक बार एक फॉर्मूला देखा था ml. m मतलब आपका मास और L मतलब आपका लैटेंट हीट. अभी बताओ लैटेंट हीट मतलब L का फॉर्मूला कैसा आएगा Q/m. तो फिर एक बार Q मतलब यहाँ पे क्या है हीट एनर्जी, तो उसका डायमेंशन हम एनर्जी के फॉर्मूले से करेंगे, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर मास. सो L इक्वल टू पता फोर्स का डायमेंशन क्या होता है. फिर एक बार फोर्स का डायमेंशन लर्न करेंगे तो सभी डायमेंशन आपको आसान जाएंगे. 1 1 -2. S मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, मतलब लेंथ को डायमेंशन आएगा. और यहाँ पर m मतलब आपका मास होता है, मास मतलब उसका यूनिट kg, मतलब m को डायमेंशन आएगा, क्योंकि ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है. सो 1 1 अगेन कैंसल. सो मास को डायमेंशन नहीं रहेगा, लेंथ का डायमेंशन 2 हो जाएगा 1 and 2 और T-2. सो डायमेंशन फॉर लैटेंट हीट इज 0 2 -2. ठीक है. नेक्स्ट डायमेंशन है हमारा नंबर 5, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिसको हम क्या कहेंगे अल्फा. ठीक है. नेक्स्ट डायमेंशन क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, del L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा. ठीक है. तो क्या है फॉर्मूला del L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा. तो यहाँ से मुझे अल्फा का डायमेंशन चाहिए, तो अल्फा का फॉर्मूला कैसे आएगा del L अपॉन L डेल्टा थीटा. ये और ये टर्म आपकी नीचे चलेगी. तो लेंथ और लेंथ का डायमेंशन सेम रहने वाला है, इसलिए वो इनडायरेक्टली कैंसिल रहेगा. सो अल्फा इक्वल टू ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचा डेल थीटा. सो 1 एज इट इज. थीटा का डायमेंशन क्या है, थीटा क्या है आपका, थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर है. टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन,
और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, केल्विन इनवर्स। केल्विन ऊपर जाके क्या हो गया, केल्विन इनवर्स। सो इसका डायमेंशन कैसे आएगा बताओ आप मुझे। यम मतलब मास होता है, मास का यूनिट केजी नहीं है, लेंथ के यूनिट मीटर, मीटर भी नहीं है, टाइम के यूनिट सेकेंड, सेकेंड भी नहीं है, के फॉर केल्विन होता है और केल्विन कितना है, -1। सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका डायमेंशन सीधा सीधा क्या आ गया, केल्विन इनवर्स। बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, उसका यूनिट और उसका डायमेंशन एक ही है। यूनिट को भी हम क्या बताएंगे, केल्विन इनवर्स ही पढ़ेंगे, और डायमेंशन 0.000 के -1, तो सेम ही पढ़ सकते हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं है। तो इतना सबने लिख लिया है। नेक्स्ट डायमेंशन अभी हम करने वाले हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। आसान डायमेंशन है, ज़्यादा इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टीफेन कांस्टेंट को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सिग्मा। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, U = सिग्मा A T⁴। इस फॉर्मूले को सबको लर्न करना है, U = सिग्मा A T⁴। तो फिर एक बार मैं आपको बता दूं, U मतलब यहाँ पे होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, अभी बताऊंगा सब आपको। A फॉर एरिया होता है, सिग्मा फॉर स्टीफन कांस्टेंट और T फॉर टेम्परेचर। तो धीरे धीरे ध्यान दे रहा है। देखिए सिग्मा = रहेगा आपका U/A T⁴। सिग्मा का फॉर्मूला बनाना है, एरिया इसको डिवाइड में आ गया है, टेम्परेचर भी इसको डिवाइड में आ गया है। अभी देखिए U मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना एनर्जी यूज़ किया आपने, उसको हम क्या कहते हैं, U मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो U की जगह पे मैं रखूँगा एनर्जी अपॉन टाइम, और नीचे अपॉन में आपके पास कौन है, एरिया और T⁴। ये T फॉर टेम्परेचर है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे बताओ, E फॉर एनर्जी है, एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को डिवाइड में आ जाएंगी, T × A × T⁴। तो फिर एक बार हमारा फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, 1 1 -2। S फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर मतलब लेंथ को डायमेंशन जाएगा। T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड मतलब T को डायमेंशन जाएगा। A फॉर एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ को डायमेंशन जाएगा। और T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, सो केल्विन को डायमेंशन जाएगा, और इसका पावर 4 है तो इसका पावर भी 4। सो देन अभी हमको इसको एक स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए M1 रहेगा, L1 कितना हो गया, L2, और दिस L2 कैंसिल होके क्या बचेगा, 0। L1 L2 और ये L2 कैंसिल हो गया। ये T1 ऊपर जाके T-1 हो जाएगा, और ये -2 मतलब T-3, और एक K4 ऊपर जाके K⁻⁻4। सो डायमेंशन फॉर स्टीफन कांस्टेंट 1 0 -3 -4। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। U = सिग्मा A T⁴ फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला बनाया। U मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, तो उसके जगह पे एनर्जी अपॉन टाइम यूटिलाइज किया। बाकी चीज़ें आपके लिए आसान है। 7 नंबर का डायमेंशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, विन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट डायमेंशन है हमारा विन्स कांस्टेंट, ठीक है, विन्स कांस्टेंट। अभी देखो एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है फिर एक बार, B = λ×T। बहुत ही आसान है, B = λ×T। B मतलब क्या है, विन्स कांस्टेंट। लैम्बडा मतलब वेव लेंथ होता है, वेव हम पढ़ेंगे आगे। वेव लेंथ मतलब एक लेंथ है, और T फॉर वंस अगेन टेम्परेचर है, T आपका क्या है, टेम्परेचर। तो हो गया फिर B = वेव लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। सो बताओ डायमेंशन कैसे आएगा फिर। यह मतलब फिर एक बार मास, मास का यूनिट kg है क्या, नहीं है। लेंथ मीटर 1 आ गया। T फॉर टाइम सेकेंड है क्या, नहीं है, 0। K फॉर केल्विन कितना है, एक बार है। तो डायमेंशन ऑफ विन्स कांस्टेंट क्या आ गया, 0.101। अच्छा नंबर है 0.101। लर्न करने को भी आप कर सकते हैं 0.101। तो समझ में आया सबको विन्स कांस्टेंट। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डायमेंशन हम करने वाले हैं जिसका नाम है चार्ज। नेक्स्ट डायमेंशन है जिसका नाम है चार्ज। चार्ज का डायमेंशन हम करने वाले हैं। जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं तो चार्ज वायर में से जो फ्लो होता है वो चार्ज होता है, उसका डायमेंशन की बात करेंगे। तो बेसिकली आपको 9-10 में एक फॉर्मूला था I = Q/T। सो I मतलब आपका क्या था, करंट था। तो चार्ज कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, करंट।
मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स कॉल्ड एज करंट। तो अभी ध्यान दो, Q का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, I इंटू टी। सो I मतलब करंट है, करंट का यूनिट सभी को पता है एम्पियर होता है, और T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। सो जो Q का डायमेंशन आएगा देखो अभी कैसा आएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये सेकेंड है मतलब टाइम को डायमेंशन आएगा। अब जैसा हम केल्विन टेम्परेचर के लिए ऐड करते हैं, मोल के लिए ऐड करते हैं, वैसा ही हम एम्पियर ऐड करने वाले हैं करंट के लिए, मतलब एम्पियर के लिए। तो एम्पियर 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। डायमेंशन जब हम सॉल्व करते हैं हमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पता होना चाहिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मोल्स, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मोल्स, समझ में आ रहा है। 2 बचा, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका तो मोल हो गया, सॉरी। एक आपका क्या बचा, फिर करंट बचा, करंट का क्या आ गया हमारा एम्पियर। और एक 7 आपका होता है लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है। तो आई होप 11-12 में आपको लुमिनस इंटेंसिटी के ऊपर डायमेंशन सॉल्व करना नहीं है। तो 6 ही आपको देखने वाले हैं। MLT तो आपने देख लिया, उसके बाद केल्विन आया, उसके बाद मोल आया, और उसके बाद एम्पियर आया। इससे ज़्यादा आपको देखेगा नहीं, तो अच्छे से ध्यान दो। ये आ गया हमारा चार्ज का डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशन हम करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, डिफ़िकल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान दो। परमिटिविटी, नेक्स्ट डायमेंशन हमारा है परमिटिविटी, जिसको आप डिनोट करेंगे एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन है, लेकिन इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। मतलब ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, लेकिन ये सारा आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन डायमेंशन टॉपिक 11 का है, तो मैं बता देता हूँ। तो क्लास 12 में आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलने वाला है। तो फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपके पहचान का है। ये कूलम्स लॉ होता है जो 11 में है, लेकिन ऐसा ही फॉर्मूला हमारा ग्रेविटेशन का है, G m1 m2 अपॉन R²। तो 2 मासेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वैसे ही 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। तो कोई भी 2 चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है F इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट हो गया, कौन से फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो आसान है। तो पर देखते हैं अभी डायमेंशन कैसे आएगा। तो देखिए अभी डायमेंशन हमें एप्सिलॉन नॉट का चाहिए। तो मैं कैसे करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लाता हूँ, इधर 1/4 पाई बचा, मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि उसको डायमेंशन नहीं आएगा। तो इधर ऊपर क्या बचा, Q1 Q2। अब ये Q1 Q2 को मैं एक ही लेता हूँ, Q ले लेता हूँ, उसका क्या कर देता हूँ स्क्वायर। अगर ये Q है, ये भी Q है, तो Q का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ऊपर आया है, Q² यहाँ पे हो गया। अभी नीचे क्या बचा आपका R², और ये फोर्स भी यहाँ पे नीचे आ गया। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, परमिटिविटी का डायमेंशन बता रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान दिया तो आसान है। फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये पहले ही नीचे है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q²। आप मुझे बताओ, Q का डायमेंशन हमने अभी सॉल्व किया है 0 0 T1 A1। तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ डायमेंशन T1 A1, 0 0 वाले टर्म में लेता नहीं हूँ, ठीक है। T1 A1, T1 मतलब टाइम और A1 मतलब एम्पियर। F का डायमेंशन वैसे ही सबको पता है, 1 1 -2। और यहाँ पे R मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, मीटर मतलब किसको डायमेंशन आएगा, लेंथ को डायमेंशन आएगा। तो अभी इस स्टेप के अंदर हम डायमेंशन लिखने वाले हैं, अच्छे से ध्यान देना है। MLT से स्टार्ट करते हैं, M से स्टार्ट करते हैं। M1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, L1 L1 L2, नीचे L1 L1 L2, ऊपर जाके -2, नीचे T-2, ऊपर जाके +2, और ये +1 मतलब T+3, और क्या बचा A1। सो डायमेंशन फॉर परमिटिविटी इज व्हाट, -1 -2 3 1। आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे लेना है, फिर देखना है, पीछे लेना है, फिर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वांटिटी नंबर 10 में आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E लिखते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
तो अभी इसका डायमेंशन देखो हम कैसा निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम देखने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब किसी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कंसेप्ट छोड़ दो, आप सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो। बहुत से बच्चे बोर हो गए होंगे ये कैसे फॉर्मूले आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, बट मैं फिर एक बार बता दूं, डोंट फोकस ऑन फॉर्मूले, डोंट फोकस ऑन कंसेप्ट, फोकस ऑन फॉर्मूलेज एंड फोकस ऑन टॉपिक। सो हियर फोर्स का डायमेंशन फिर एक बार चलो कौन बता रहा है, 1 1 -2। नीचे फिर एक बार चार्ज का डायमेंशन हमने निकाला 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 मतलब T1 A1, यही से ले रहा हूँ मैं अभी। और कैसे सॉल्व करना है अभी इतने स्टेप तो नहीं बनाऊंगा, तो फिर वो आपको करना है। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट एनर्जी। सो देखो M1 L1, T1 ऊपर जाके T-1 हो जाएगा, और ऊपर का -2 मतलब T-3, और A1 ऊपर जाके हो जाएगा A⁻⁻1। सो डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 1 -3 -1। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन अभी हम देखने वाले हैं जिसका नाम है बहुत ही अच्छा कैपेसिटेंस। नेक्स्ट डायमेंशन हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भी आपको क्लास 12 में ही पढ़ना है। क्लास 12 में आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताएंगे, तो सबको ध्यान देना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। क्या फॉर्मूला होता है? Q/V। Q मतलब चार्ज और V मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, फिर क्या है? V मतलब यहाँ पे है पोटेंशियल। यही तो फिजिक्स है। यहाँ पे एक लेटर के बहुत सारे नाम है। सर हमको कैसे पता चलेगा? मुझे पता है Q का फॉर्मूला C का फॉर्मूला Q/V है, और यहाँ पर ये V का मतलब पोटेंशियल है। ये मुझे पता है, ये मैंने ध्यान में रखा है। जैसे कि सभी को पता है ये क्या है, कुछ लोग इसको H2O पढ़ेंगे, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे वो ABCD पढ़ते हैं, वो इसको H2O पढ़ के चले जाएंगे, उनको क्या पता है H2O क्या होता है। तो आपको पता है H2O के साथ साथ ये क्या है? वाटर है। ये कैसे आपने ध्यान में रखा है? जैसा आपको पता है ये वाइट बोर्ड है। छोटे अगर नर्सरी के बच्चों को हम पूछेंगे ये बोर्ड कैसा है, वैसे तो अभी वो भी बता देंगे वाइट बोर्ड है, उनको भी स्कूल में कलर्स पढ़ाए जाते हैं, बट कोई भी चीज़ हम ध्यान में रखते हैं, हाँ इसे वाइट कहते हैं। अगर आपको बचपन में आपको अगर बचपन में ऐसा बताया होता, आप जब छोटे थे, अगर आपको ऐसा सिखाया होता ये ब्लैक बोर्ड है, हालांकि ये वाइट है लेकिन आपको सिखाया गया है ये ब्लैक है, तो आपने क्या कहा होता इसे? आपने तो ब्लैक ही कहा होता, क्योंकि आपने जो सीखा है वही आप कहने वाले हैं। तो जैसे ही अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आप भी ध्यान में रखेंगे। जैसा C का फॉर्मूला Q/V है, तो यहाँ पे V मतलब वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। तो ध्यान देना है अच्छे से। कैसा करेंगे देखो, चार्ज का डायमेंशन तो सबको पता है। ओके, अभी थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा मैं पोटेंशियल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। V मतलब यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V का एक फॉर्मूला आपके पास नया आ गया, वो क्या है? W/Q। ये फॉर्मूला हम इम्प्लाइज करेंगे। तो C = Q/V मतलब क्या? W/Q। तो Q ऊपर चला जाएगा, तो ये C का फॉर्मूला हो गया Q²/W। सो अभी सबको पता है Q का डायमेंशन क्या है, सबने लर्न किया। क्या है Q का डायमेंशन? बोलिए। अभी हमने सॉल्व किया था। Q का डायमेंशन क्या आया था हमारा? Q का डायमेंशन हमारा आया था 0 0 1 1 मतलब T1 A1। ये Q का डायमेंशन आया हमारा, लेकिन ये Q का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ओके, वर्क डन मतलब सबको पता है। ओके, एक ही स्टेप में करते हैं। तो अभी मुझे बताओ ये Q² एज इट इज़, वर्क डन मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो आप मुझे बताओ Q का डायमेंशन क्या है? T1 A1, स्क्वायर होने की वजह से T2 A2। नीचे फोर्स का डायमेंशन सबने लिखा होगा अभी मेरे पहले, M1 L1 T-2 1 1 -2। हियर S इज द डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, देयरफॉर किसको डायमेंशन आएगा? L को डायमेंशन आएगा। सो अभी देखो M1 ऊपर जाके -1, L1 L2 ऊपर जाके -2, T2
t माइनस 2 ऊपर जाके +2 एंड दिस +2 एंड दिस +2 +4 एंड उसके बाजू में A2. सो डायमेंशन फॉर कैपेसिटेंस इज व्हाट? -1 -2 +4 और +2. क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट डायमेंशन हम सॉल्व करने वाले हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के लिए हमने V = IR लिया. सभी को पता ये ओम्स लॉ होता है. यहाँ से R = V/I. फिर एक बार V मतलब यहाँ पे पोटेंशियल होता है, जिसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं. उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया W/Q. ओके, और नीचे क्या बचा आपका I. R = V/I. V = W/Q. I is as it is. W = force into displacement. Q = I into T. अगेन अभी ये थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि पीछे हो गया है. और यहाँ पर आपका I. तो अभी बताओ मुझे F into S, I into I स्क्वायर और यहाँ पर T. तो अभी बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? 1 1 -2. S फॉर डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट मीटर है. लेंथ को डायमेंशन आएगा. I मतलब करंट का यूनिट एम्पियर होता है, मतलब एम्पियर को डायमेंशन आएगा. T फॉर टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, मतलब टाइम को डायमेंशन आएगा. सो हमारा आंसर है 1 L1 L2. T1 ऊपर जाके T -1 एंड दिस -1 एंड -2 -3 एंड दिस एम्पियर स्क्वायर ऊपर जाके -2. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर रेजिस्टेंस? चेक करते हैं हम, राइट है क्या? So dimension for resistance is 1 2 -3 -2. So this is the dimension for resistance. Absolutely right. Yes. यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, वैसा फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लो. वैसे तो सही है, कुछ गलत तो लग नहीं रहा. ठीक है, अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट डायमेंशन, जिसका नाम है इंडक्टेंस, जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं. आप इसके तरफ सबने अच्छे से ध्यान देना है. तो एक फॉर्मूला हमारे पास U = 1/2 Li². इसको कैपिटल लेता हूँ. तो यहाँ पर नंबर को तो गायब कर दो. अभी हमको L चाहिए, तो L = बनेगा U, ये I² नीचे आ जाएगा. U मतलब क्या है? तो एनर्जी है, डरना नहीं है. एनर्जी का फॉर्मूला कैसा इंप्लाइज करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी मैं आपको बता दूं, U के जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, इसका मतलब U = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उसका डायमेंशन फाइंड करने के लिए मैं उसको एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं एनर्जी का फॉर्मूला उसके जगह पे यूज़ कर रहा हूँ. सो नीचे क्या है आपका? I का स्क्वायर. सो डायमेंशन फॉर फोर्स 1 अगेन 1 1 -2. S फॉर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर, मतलब लेंथ को डायमेंशन आएगा. और I मतलब करंट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, उसको हम एम्पियर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. डायमेंशन में हम उसको वैसा लिखेंगे. सो अभी बताओ M1 L1 L2 T -2 और A2 ऊपर जाके A⁻². सो दिस इज द डायमेंशन फॉर इंडक्टेंस. ठीक है, अभी भी बहुत सारे डायमेंशन हम देख सकते हैं, जैसे कि और एक बता देता हूँ. जैसा ये आपको एक डायमेंशन है मैग्नेटिक मोमेंट, बता देता हूँ. अभी कितने भी डायमेंशन में आपको बताऊँ, अभी कम से कम हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने 30 to 35 डायमेंशन हमने देखे हैं. मुझे एक बात बताओ, इतने डायमेंशन जो आपको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये आपको आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी. जितने मैंने बताए वो तो आप प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो बुक्स है उसमें से भी आप प्रैक्टिस करो. आपको सब एक चीज़ कॉमन समझ में आ गई है, कोई भी डायमेंशन के लिए फॉर्मूले से स्टार्ट करना है. मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया. बहुत ही आसान है, करंट इनटू एरिया, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है. सो करंट का यूनिट एम्पियर और ये एरिया है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर. ये सेम नहीं है. करंट एरिया ये हो गया क्वांटिटी, करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. सो क्या आएगा डायमेंशन बताओ? MLTA. M फॉर मास, मास का यूनिट kg है क्या? नहीं है. L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, कितना? 2. T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, कितना? 0. A फॉर एम्पियर होता है, जो करंट के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, और एम्पियर यहाँ पे है मतलब 1. सो 0 to 0
1 द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से बच्चों हमने लेक्चर नंबर 2 और 3 में ऑलमोस्ट बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप डायमेंशन टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपको पेपर में यही नहीं तो कैसे भी टॉपिक घुमा के डायमेंशन पूछ सकते हैं। वैसे मैंने डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन भी आपके करवाए हैं और आगे भी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें हमें डायमेंशन फिर से पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर में 50% या फिर 60% जो टॉपिक है वो डायमेंशनल एनालिसिस है। तो जिस बच्चे के फॉर्मूले और यूनिट परफेक्ट है वो बच्चा डायमेंशन फाइंड आउट कर सकता है। लर्न किसी को करना नहीं है, डायमेंशन लर्न किसी से होते भी नहीं है, मुझसे भी नहीं होने वाले हैं, किसी से नहीं होते, क्योंकि सबके डायमेंशन कैसे लर्न करेंगे। बट एक डायमेंशन आप लर्न करेंगे जो आपको पता है, फोर्स, क्योंकि ये भाई साहब ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले में हमें मिल रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशन याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होने वाला है। तो टाइम बचाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है और SCA फैमिली का चैनल आपके लिए 100% हेल्पफुल है। और आप लोग अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, मेरा टीचिंग आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे फीडबैक देकर बताइए। मतलब जितना आप रिस्पॉन्स देंगे उतना मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा, तो आपके लिए और कुछ अच्छा काम करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। पूरा फिजिक्स का सिलेबस आपको SCA प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, SCA फैमिली पे मिलने वाला है। और अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए 100% काम का है, आपको काम में आ रहा है, देखो मैंने तो आपको बताया जो भी बच्चों को कोई भी एग्ज़ाम देनी है, अगर वो 10th स्टैंडर्ड पास आउट है तो आप अपना लेक्चर शुरुआत से पूरा देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं पूरा सिलेबस विद एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करवाने वाला हूँ। तो फिजिक्स का टेंशन आपको छोड़ना है। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो एक चीज़ आपको करनी है, आपके फ्रेंड तक ये चैनल को आपको पहुंचाना है, मतलब उनको बताना है। यस, सो मिलते हैं फिर एक बार फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।